इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है और नामांकन में जो जानकारी नहीं दी गई थी उसको लेकर के अब नामांकन को रद्द कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि लगातार विधानसभा के भीतर में घमासान मचा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन में आपराधिक मामला छिपाने का आरोप लगाया था मीनाक्षी नटराजन के ऊपर में, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने यह बड़ा फैसला लिया है और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। यानी कि कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन, जिसको लेकर इतने सारे प्रयास किए जा रहे थे, विधायकों को बेंगलोर भेजा जा रहा था, अभी विधायक फ्लाइट में ही थे, वो अभी बेंगलुरु में लैंड भी नहीं किया। उससे पहले देखिए बहुत बड़ी खबर मीनाक्षी नटराजन को लेकर, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे, राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट पर कांग्रेस पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से स्क्रूटनी के दौरान ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और एमपी कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि तेलंगाना में दर्ज केस छिपाया गया और इसी के ऊपर अब फैसला रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि केवल नोटिस मिला था और ऐसे में नोटिस का जिक्र किया जाना जरूरी नहीं था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने ये बड़ा फैसला लिया है और नामांकन को रद्द कर दिया है। यानी कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही कांग्रेस पार्टी को यहां पर बहुत बड़ा झटका दे गया है और कांग्रेस पार्टी को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। और लगातार अपडेट आपको दे रहे, मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है उसे रद्द कर दिया गया है। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, सीधा मनोज जी के पास चल रहे और उसके अंतर्गत अपनी तमाम जानकारियां जो आवश्यक हैं वो देना पड़ती है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन जी ने उनके अपने फॉर्म में तेलंगाना में उन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, उसे बाकायदा उन्होंने छिपाया इसलिए क्योंकि उस मामले में उन्हें कोर्ट से सम्मन हुआ और सम्मन होने के बाद उन्होंने उसका जवाब भी प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है कि आपको उसकी जानकारी थी, लेकिन अपने नामांकन में एफिडेविट में कहीं भी उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया। आगे सिंह को सुन रहे थे आप, जो कि साफ तौर पे ये कह रहे थे कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन फॉर्म में जिक्र नहीं किया तेलंगाना में जो मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया था। हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, सीधा मनोज जी के पास में चलते हैं। मनोज जी, इतनी सारी कवायद की जा रही थी, विधायकों को बेंगलुरु भेजा जा रहा था, लेकिन अभी विधायक बेंगलुरु पहुंचे भी नहीं थे, नामांकन रद्द हो गया है। अब रद्द कर दिया गया क्योंकि जो जानकारी थी वो छुपाने का आरोप था, जो क्रिमिनल जानकारी थी उसे छुपाया गया था। राकेश सिंह जो है हमारे साथ मौजूद, राकेश सिंह से बात करेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है सर। अब आरोप लगाना जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वहाँ तो खुला है, आपने जानकारी को छिपाया है। जी 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 राकेश जी देखिए पीछे गाड़ियां खड़ी, बोलिए ना, हो गया ना, विषय तो दे दिया ना। आपने क्या आपत्ति दर्ज कराई थी? नहीं, आपत्ति थी कि उन्होंने अपने फॉर्म में जानकारियों को छुपाया है, उन पे आपराधिक मामला दर्ज है और वो उन्होंने उसमें अपने फॉर्म में दिखाया नहीं था। ये थे राकेश सिंह जिन्होंने बताया कि आपराधिक जानकारी दर्ज थी और उन्होंने अपने फॉर्म में इस जानकारी को छुपाया, इसलिए जो है रद्द कर दिया गया है उनका नामांकन। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है कि नामांकन को जो है रद्द कर दिया है। उन्होंने कोई पुराना केस था जो तेलंगाना में था, हैदराबाद में, उसको छिपाया, उसकी जानकारी दी नहीं। अच्छा, क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं दी? हाँ, ऐसा जो हमें अंदर से डिसीजन की जानकारी है। ये रामेंद्र शर्मा थे जो कि बता रहे थे कि नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे आतिफ अकील यहाँ से निकल रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो नेता है वो यहाँ से आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जो आवेदन जो था वो रद्द करने का काम जो है वो किया गया है और यहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो नामांकन जो था उसे रद्द कर हत्या हुई है, भाजपा ने लोकतंत्र हत्या करी है। पीछे से आइए, 7:30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस की। लोकतंत्र की हत्या करी है, भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करी है, एक जानबूझ के फॉर्म रिजेक्ट किया है। ये कांग्रेस के जो है वो
कांग्रेस के विधायक हैं जिनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या जो है की गई है। मीनाक्षी नटराजन भी जो है यहाँ पे। मीनाक्षी मैम, आपको लगता है कि आपके ऊपर से आगे बढ़वाओगा तो मैम आपका रिएक्ट, मैम पहला रिएक्शन तो दो। मीनाक्षी नटराजन ने बातचीत करने की कोशिश मीनाक्षी नटराजन थी जो कि मीडिया से बातचीत की, लेकिन वो फिर भी जो है यहाँ से जो है वो निकल गई है। मीनाक्षी नटराजन जो मीडिया से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन मीनाक्षी नटराजन जो है यहाँ से निकल गई। तमाम कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आपको यहाँ से हुए निकलते हुए बाहर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि संभवतः पहली बार है मध्य प्रदेश में जब आपराधिक जानकारी जो छुपाने के लिए जो है किसी की नामांकन को जो है वो खारिज किया गया। तो ये तमाम पीसीसी जो है वो पीसीसी बुलाया गया है, पीसीसी में वो अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ पे जो है आज निर्वाचन आयोग ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मीनाक्षी नटराजन ने जो क्या हुआ आज जो है निर्वाचन आयोग ने डिसीजन लिया है, मीनाक्षी नटराजन ने जानकारी पूरी नहीं दी थी इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट। आधार माना आपत्ति को बीजेपी ने लगाई? आपत्ति बीजेपी ने लगाई थी, निरस्त हुआ उनका। बीजेपी के तमाम नेता भी बाहर निकल रहे हैं। बीजेपी के नेता क्यों याचिका को खारिज कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, नामांकन जो है निरस्त कर दिया गया है। ये जो है पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, जबकि कोई अपराध नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करेगी कांग्रेस, आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कांग्रेस। आप इस खबर को भी ब्रेक कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कांग्रेस जाएगी। ये बड़ी खबर है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है कांग्रेस जाएगी और ये कहना है तमाम कांग्रेस के नेताओं के। तो धनोपिया जी भी आ रहे हैं, धनोपिया जी से बात कर दिया प्रदेश के बड़े सरकार के दबाव में। क्या हुआ कि क्या सरकार के दबाव में कोई गलती नहीं है सरकार। बिल्कुल धनोपिया जी कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में। ये भी बड़ा आरोप जेपी धनोपिया जो कि वकील थे कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कराया था, नामांकन दाखिल कराया, तो उस दौरान भी वो मौजूद थे। उनका सीधे तौर पे आरोप है कि जो सरकार के दबाव में जो है ये निरस्त किया गया। तो तमाम नेताओं बिल्कुल मनोज जी आप बातचीत कर देगा। हमारे साथ में एडिटर इन चीफ सुशील शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी के पास में चलते हैं। सुशील जी, बहुत बड़ी खबर, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द कर दिया गया है जानकारी पूरी नहीं देने की वजह से। हाँ देखिए रोहित, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये उम्मीद कतई ना तो मीनाक्षी नटराजन को रही होगी ना कांग्रेस को रही होगी। हालांकि जिस तकनीकी पक्ष के आधार पर रद्द किया गया है, ये अगर मामला छुपाया गया था तो स्वाभाविक रूप से ये चुनाव आयोग का जो नियम है उसके अनुसार तो गलत था। पर सवाल यही उठता है जो कांग्रेस कह रही है कि वो नोटिस है, एफआईआर नहीं है। ये एक टेक्निकल विषय है, पर फिलहाल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि दतिया में भी चुनाव इसी कारण रद्द हुआ भारती का। तो ये कहीं ना कहीं भी कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि और इवन जो है मुकेश मल्होत्रा का भी मामले में यही हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि उसका जो तकनीकी पक्ष है या चुनाव आयोग की जो नियमावली है उसके अनुसार प्रत्याशियों को ध्यान रखना होगा। बहरहाल अब कांग्रेस के पास एक ही रास्ता है कि वो कोर्ट जाए, कोर्ट में इस बात को रखे। बहरहाल फिलहाल तो बीजेपी के लिए ये बहुत प्लस पॉइंट हो गया। अब निर्विरोध निर्वाचन महेश केवट का भी हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि केवट ने बीजेपी की नैया पार लगा दी। 2 सीट से तीसरी सीट पर बीजेपी बिना चुनाव के आ गई। और साथ ही सुशील जी जो बात आप कह रहे हैं वो कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का हम रुख करने वाले हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को इस पूरे मामले में कोई राहत मिल सकती है? देखिए, जिस तरीके का कांग्रेस का पक्ष रखने का तरीका और जो फैक्ट्स उनके पास नहीं होते, हम देखें अमूमन ज्यादातर मामलों में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा आशावादी स्थिति नहीं मिली है। तो अगर कांग्रेस इस मामले में कोई मजबूती के साथ साथ फैक्ट्स आपके पास क्या हैं उस पर डिपेंड करेगा। यदि फैक्ट्स आपके पक्ष में होंगे तो स्वाभाविक फैसला आपके पक्ष में आएगा, नहीं तो जो फैसला अभी निर्वाचन अधिकारी ने भोपाल में लिया है वही मान्य होगा।
और बिल्कुल, और साथ ही सुशील जी जो आप कह रहे हैं कि एक नोटिस था, एफआईआर नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसका जिक्र करना जरूरी नहीं था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जब इसको लेकर के जब वो स्क्रूटनी कर रहे थे, इतने घंटे तक हमने देखा कि इसको लेकर के चर्चा हुई है, तो इन तमाम चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उन्हें भी तो ये बताया होगा कि ये केवल एक नोटिस है, इसलिए हमने इसे शामिल नहीं किया था नामांकन में। जी, पहली बात तो ये है कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नोटिस है या एफआईआर है। मेरी तो वही दस्तावेज जो मुझे अभी देखने को मिले हैं वही है। ये बात तो कांग्रेस कह रही है कि वो नोटिस है, एफआईआर नहीं है। लेकिन ये 2025 का नोटिस है। 2025 के नोटिस के बाद आज 2026 चल रहा है, तो इस एक साल में कोर्ट ने क्या किया वो मायने रखेगा ना भाई। अभी जो है नोटिस दिखाया, हो सकता है 26 में, चूंकि अगर पेश नहीं होंगे, स्वाभाविक एफआईआर भी हुई होगी या नहीं भी हुई हो, दोनों ही बात है। पर मेन बात ये कि ये बात तो कांग्रेस को रखना होगी। अंत में नुकसान कांग्रेस का हो रहा है। इस वक्त एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जबकि पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, उस समय आप इस तरीके की गलती कर रहे हैं। सुशील जी, क्या माना जाए कि महेश केवट अब राज्यसभा जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो महेश केवट के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग जाती इस आदेश पे, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी की 3 सीटें हो जाएंगी। और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम की बड़ी सफलता है कि इस जो चीज छुपाई गई थी, या जो बात जो है, जो कोर्ट का ये नोटिस जो है नहीं बताया था, उसको ढूंढ के लाना, उसको पेश करना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इसका मतलब है कि बीजेपी अपनी तैयारी बहुत पूर्ण तैयारी से करती है, हर चीज पर नजर रखती, खासकर ऐसे मामलों में, ऐसी चीजों पर जिससे किसी का भी चुनाव का नामांकन रद्द किया जा सके। और ये बीजेपी ने बहुत सफलतापूर्वक किया है। ये नोटिस ढूंढ के लाना, 2025 का नोटिस ढूंढ के लाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि क्या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि क्या कांग्रेस में ही अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चीजें उपलब्ध कराते हैं बीजेपी को? आखिर ये 2025 का नोटिस 2026 में कैसे आया, वो बीजेपी के हाथ कैसे लगा, ये भी बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे बहुत बड़ी बात आप सुशील जी कह रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में राजीव खंडेलवाल जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया केवल ये कहकर कि जानकारी पूरी नहीं दी गई? देखिए, मैंने पहले कहा था भगवान राम की कृपा केवट पे है। अब केवट जी ने जो विश्वास भाजपा हाईकमान पे किया था, वो तीसरे राज्यसभा सीट की नैया जो है उनको पार करा दिया उनने। बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि जो बताया सुशील जी ने, उस बात में काफी कुछ गंभीरता जा करने की आवश्यकता है कि आखिर जानकारी कैसे, कहाँ से कैसे आई। नहीं न कहीं वहां पे भाजपा में जो कहा जाता है कि सेल है वहां पे मौजूद, कांग्रेस में सेल मौजूद है भाजपा के, ये उनका तो कमाल। एक बात जो है, जो नामांकन का जो सामान्य सा जो नियम होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन सब दी जाती है, सवाल यह कि इंफॉर्मेशन जो छुपाई गई है वो कितनी तकनीकी है, कितनी फटल है और कितनी महत्वपूर्ण है। राजीव जी, अब इस फैसले के बाद कांग्रेस के लिए रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है और किस तरह से महेश केवट को इसका फायदा पहुंचेगा? नहीं, निश्चित रूप से नहीं रास्ता मुश्किल तो आपका, जहां तक आप परिणाम का सवाल है, तीनों सीटें निर्विरोध घोषित हो जाएंगी, क्योंकि हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। नामांकन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, अन्य तो मतलब परिणाम को चैलेंज करने के बाद ही होगा वो। तो अब वो मतलब हाईकोर्ट अभी तक जो हमने देखा, हाईकोर्ट ने कभी नामांकन प्रोसीजर को स्टे नहीं किया है, चुनाव को स्टे नहीं, अल्टीमेटली कोर्ट में चैलेंज होता है। तो ये तो अब चुनाव पिटीशन के मामला हो गया है। राजीव जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, जैसे ही विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर निकलते हैं, वो मीडिया से बातचीत करते हुए सबसे पहले ये कहते हैं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं भी उनको रेजोल्यूशन है जाने का, लेकिन इसमें चुनाव प्रक्रिया को कोर्ट रोकेगा ये संभावना 0% है। ऐसा अभी तक कभी कोर्ट, एक बार इलेक्शन लॉज के सामान्य नियम यही है कि एक बार प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद चाहे फॉर्म ऑन द फेस भी लगता है कि ये रिजेक्ट गलत है, तो वह आफ्टर द रिजल्ट के बाद। राजीव जी, जरा से ये भी समझा दीजिएगा कि नामांकन प्रक्रिया जो होती है उनमें किन बातों का जिक्र करना होता है, और खासतौर पे क्योंकि ये सबसे ज्यादा विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो केवल एक नोटिस था, इसलिए उसका नामांकन फॉर्म में जिक्र नहीं किया गया।
उसमें एक और भी आरोप जो है, जो मैंने देखा है कि कहीं कि प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स उन्होंने नटराजन मीना से नहीं दी है, वो भी एक इनकम्प्लीट जानकारी दी है। जहां तक ये आरोप का सवाल है, निश्चित रूप से ये प्राइवेट कंप्लेंट पे फाइल की गई है, वो है। अब इसकी मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसकी ग्रेविटी कितनी है इस ऑफेंस की, और तो इसके इन्फॉर्मेशन एक चीज होती है कि आप सजा हो गई है, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रही है और उनको छुपाया, वो केस की ग्रेविटी अलग होती है। बिल्कुल। और राजीव जी साथ में हम तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, बिल्कुल कार्रवाई कोई ना की हो, मतलब पुलिस जब उसको कॉग्निटिव ऑफेंस नहीं मानती है तभी आदमी कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट के रूप में जाता है, वहां पे कोर्ट उस पर वहां पे कंप्लेंट फाइल होती है, कोर्ट जब रजिस्टर्ड करती है तब नोटिस इश्यू होता है। तो इसलिए उसकी ग्रेविटी में कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस नहीं होती है जो अदर केसेस में होती है। अब ये चुनाव अधिकारी इस तरह के बिल्कुल राजीव जी आपके पास आ रहा हूं, और इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक वो बड़ी खबर पहुंचा देते हैं। और देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस का विशेष विमान वापस लाया गया है, यानी कि जिस विमान से कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक पहुंचाया जा रहा था, कर्नाटक के लिए जो फ्लाइट भरी थी, अब उस विमान को वापस लाया जा रहा है, क्योंकि नामांकन रद्द होने के बाद अब उनके विधायकों का, कांग्रेस के विधायकों का कर्नाटक में रहने का कोई मतलब नहीं था। 7 दिनों का देखिए पूरा पैकेज तैयार कर लिया गया था, पैकिंग कर ली गई थी, फैमिली के साथ में बकायदा वैकेशन मनाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अब जो विधायक हैं वो वापस आने वाले। हमारे साथ हैं फुल लाइन पे राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी देखिए, जो फ्लाइट जिसमें कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, जिन्हें यह कहा जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए उन्हें कर्नाटक ले जाया जा रहा है, इससे पहले कि वो कर्नाटक में लैंड करते फैसला आ गया मीनाक्षी खंडेलवाल को लेकर, अब उन्हें वापस भोपाल लाया जा रहा है। मैंने जो कहा था अभी आपके जो कह रहा था वो बात, मेरी बात को सपोर्ट कर रही कांग्रेस के एक्शन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने के बावजूद इलेक्शन प्रोसीजर को स्टे नहीं करेगी कोई इलेक्शन होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, उसके बाद बाय वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन फाइल होगा और उसको चैलेंज किया जाएगा, जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया है उसकी मेरिट्स कितनी है। कोर्ट ये घोषित कर सकती है कि जो फॉर्म रिजेक्ट किया हुआ इलीगल है और इसलिए उस फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं, ये अलग इश्यू है। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें वो स्क्रूटनी के बाद जो है परिणाम होगा, उसमें घोषित कर दिए जाएंगे, तीनों उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए हैं, इसलिए तीनों उम्मीदवार। बिल्कुल। और राजीव जी, क्या ये एक सरप्राइज कार्ड बन के आया क्या? क्योंकि इसके लिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तैयार नहीं थी, वो केवल ये सोचकर चल रही थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अपने विधायकों को सुरक्षित रखना है, हॉर्स ट्रेडिंग से किस प्रकार से बचाना है, लेकिन ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक सरप्राइज बनकर आया कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ, मतलब जो भाजपा जो आज जब जाहिर है, आप और मीडिया से लेकर सब लोग जानते हैं कि वो सरप्राइज देने की मास्टरी है उनको, बिल्कुल मास्टरी की डिग्री जो देती है जो भाजपा, और वहां भी कांग्रेस पर ये कहे कि उसके लिए सरप्राइज है, तो ये उनकी कहीं ना कहीं जो खोखली नीति है और कहीं ना कहीं कमजोरी है। जहाँ और आपने जो कहा, सुशील जी ने ये कहा कि जो भाजपा जो होती है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि 5 साल की चुनाव की तरफ वो चालू कर देती है, अगले बार भी कैसे शासन आरूढ़ होना, तो ये भाजपा की क्वालिटी है और इससे सबको सीखना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है, लोकतंत्र में विपक्ष ये सीख नहीं रहा है कि उसको भी हमको विपक्ष की मजबूती, अभी सत्ता की बात मत कीजिए, आप विपक्ष मजबूत बनाइए तब तो सत्ता में जाएंगे ना। मुश्किल ये है कि विपक्ष को मजबूत नहीं बना रहे हैं और सत्ता की बात करने लग जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक स्टेप आप पढ़ ही नहीं रहे हैं और आप दूसरी स्टेप के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। सत्ता में जाने का पहला स्टेप होता है मजबूत विपक्ष का होना, लेकिन दुर्भाग्य जहां आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, वहां विपक्ष की भी 80 विधानसभा सीट से ज्यादा होने के बाद विपक्ष के नेता नहीं बन पाए, टीएमसी के नेता, ये हालत है। इसलिए देश का दुर्भाग्य और पूरे विपक्ष को बात सोचना चाहिए कि पहले हम जहां हैं इस स्थिति में हम उसको मजबूती प्रदान करें। बिल्कुल राजीव जी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है,
लेकिन क्या अब इस तरह के आरोप लगाने से जो उनके बिल्कुल लोकतंत्र, निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है, ये आरोप, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी लगाती हैं और कुछ जगह ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर लगाया जाना चाहिए, लेकिन अपनी कमजोरी को आप ये कह दो कि लोकतंत्र की हत्या है। भाई फॉर्म भरने आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया, आपने फॉर्म क्यों नहीं दी, और यदि आपको आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपको दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर देना चाहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उनके बाबत। को प्रॉपर्टी का दूसरा आरोप उसको प्रॉपर्टी का भी है कि पूरी प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं दी गई है, वो भी एक इनसफिशिएंसी है उसमें। तो ये कह देना कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या है तो हत्या कौन कर रहा है? आपने मौका किसने दिया है? और राजीव जी, हम ये भी देखते हैं कि जब विधानसभा के लिए भी नामांकन भरना होता है विधायकों को, बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और हम ये देखते हैं कि विधानसभा के लिए भी जब नामांकन भरना होता है तो बकायदा उसकी चेकिंग होती है, बहुत सोच समझकर उसको किसी कानून के विश्लेषक की दृष्टि में भरा जाता है। फिर किस तरह से कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी चूक कर सकती है जब उसको पता है कि तीसरी सीट उसके लिए कितनी अहम है? ये मीनाक्षी नटराजन जो दिग्विजय सिंह की शिष्या कही जाती हैं, तो दिग्विजय सिंह जो 2-2 बार राज्यसभा के फॉर्म भर चुके हैं, लोकसभा के फॉर्म भर चुके हैं, 6 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, और उनकी शिष्या यदि फॉर्म गलत भर रही हैं तो ये उंगली दिग्विजय सिंह की उठती है। क्या वो फॉर्म भरा तो वहां पर थे नहीं? ये उन पर भी क्वेश्चन किया जाना चाहिए जी। लेकिन राजीव जी, अब आप चूंकि लगातार कह भी रहे कि इनके पास में रास्ता है कि ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये बात तो ठीक है कि आपको तुरंत तो राहत मिलेगी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में आपके पास में वो सीट अब आपकी जो थी वो जा चुकी है, लेकिन आप तैयारी उसके लिए पहले से आपको करके रखनी चाहिए थी। जो बात आप कह रहे हैं कि कई जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी तो ध्यान देना चाहिए था कि अगर नामांकन भरा जा रहा है और खासतौर पर इतनी पेचीदी सीट पर, तो आप उसमें चूक आखिर कैसे कर सकते हैं? फॉर्म विड्रॉल होने की तारीख के बाद ये चुनाव परिणाम के बाद ये घोषित हो जाएगा, 3 निर्विरोध चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे, विजय भी घोषित कर दिए जाएंगे, इसमें कुछ शक नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को स्टे करने वाला नहीं है, परिणाम को स्टे करने वाला नहीं है, ये बात 100% तय है। और राजीव जी, खासतौर पे अभी हमने देखा था कि हाल ही में मुकेश मल्होत्रा को लेकर जिस तरह से फैसला आया था, कांग्रेस पार्टी यदि थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखती तो उससे भी तो सबक लिया जा सकता था। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई फैसला कांग्रेस भाजपा, जब कांग्रेस के सामने यहाँ मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियां हैं, तीसरी तो पार्टी नहीं है। बिल्कुल। जब यहाँ भाजपा ये वहां पे 20 साल से सत्ता में बैठी है और कांग्रेस मतलब हल्के आप हम कह सकते हैं हल्के में ले रही है, उसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि कांग्रेस अपने लोग को उस मजबूत स्थिति में मान ही नहीं पा रही, वो प्लेटफॉर्म लड़ाई के क्षेत्र में अपने को मान ही नहीं कि वो दूसरा पक्ष भी है। और इसीलिए मुझे तो ये लगता है कई बार कि भाजपा ही जो क्रिकेट में 2 पारियां खेली जाती हैं, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग इतनी कमजोर है कांग्रेस होते जा रही है कि कहीं भाजपा को भी सेकंड इनिंग खेलना ना पड़ेगा बार बार। ठीक है, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अब हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह यादव जी भी जुड़ गए हैं, अजय जी के पास में चलते हैं। अजय जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के तीनों निर्वाचित प्रत्याशियों को बहुत बधाई है। मध्य प्रदेश की आवाज उच्च सदन में मजबूती से रखेंगे। आज जिस तरह का निर्णय हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनके प्रत्याशी द्वारा अपने आपराधिक मामलों को छुपाया गया, और जो कि नियम निर्वाचन की जो पद्धति है उसमें स्पष्ट तौर पर नियम है कि सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों की एफिडेविट के मामले के माध्यम से सूचना देना आवश्यक है। लेकिन इस मामले में क्योंकि स्पष्ट तौर पे आपराधिक मामला छुपाया गया, तो निर्वाचन आयोग द्वारा नियम के अनुसार ही कार्रवाई की गई। वैसे भी जिस तरह की स्थिति थी, अगर मतदान होता भी तब भी भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों की जीत तय थी, और ये चुनाव के पहले ही ऐसी स्थिति बन गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अपने अपराधों को छुपाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कांग्रेस का दिवालियापन है। जो भी निर्णय है निर्वाचन आयोग ने नियमों के अनुसार किया है, स्वागत योग्य निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार, नियम सिद्धांतों के अनुसार काम करेंगे और मध्य प्रदेश की आवाज को प्रखरता से संसद में रखेंगे। ठीक है अजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से अजीत सिंह भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। अजीत जी, थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था, हम बात कर रहे थे कि ये नोटिस है, एफआईआर नहीं है, लेकिन जब रिटर्निंग ऑफिसर ने इसको लेकर फैसला लिया तो उन्होंने केवल यह ध्यान रखा कि अपराध में नाम था लेकिन उसे छिपाया गया। अब देखिए, अब सबको जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का आएगा जब इनके खुद के नेता नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह जी सब लोग लोकतंत्र की हत्या करने से लगातार 2014 से नहीं चूक रहे हैं।
2014 से नहीं चूक रहे हैं, तो फिर इन लोगों को तो प्रश्रय मिलता ही है ना कि आज आपके घर का बच्चा, हेलो जी जी आवाज आ रही है, जी जी अपनी बात पूरी आपके घर रखिए। का बच्चा आज कोई अपराध करके आए और आप उसको शाबाशी दें, तो निश्चित रूप से वो बच्चा कल बड़ा अपराध करेगा। यही भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, अपराध करे जाओ, अपनी पीठ पे शाबाशी पाए जाओ। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। आप देखिए ना, आज आप या भारतीय जनता पार्टी का या इस मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी अंतरात्मा ये ना बोलेगी कि इन्होंने तो हद कर दिया लोकतंत्र की हत्या करके। तो अजीत जी आगे अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपके कुछ नेता ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? न्यायालय की शरण में जाना है, जो प्रोसेस होगा वो तो करेंगे, लेकिन हद हो गई है। नारी बंधन की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, ना तो जसोदा बहन का सम्मान कर पाए नरेंद्र मोदी जी, ना मीनाक्षी नटराजन जी का सम्मान करवा पाए। बहुमत था नहीं, चुनाव का सामना कर नहीं सकते थे, फिर उन्होंने फार्म निरस्त करवा दिए। ये क्या तरीका है? ये तो सरेआम मध्य प्रदेश में कभी ऐसी राजनीति नहीं रही। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने की विधायक तोड़ने की, सरकार तोड़ने की, और आज तो हद पार हो गई कि राज्यसभा प्रत्याशी का फार्म निरस्त करवा दिया। आप सोचिए। अजय जी, सत्ता में रहने का कोई फायदा पहुंचा है क्या आपको? कांग्रेस के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये 10 दिन तक राहुल गांधी के घर पे नियम नहीं बनेंगे। आप मुझे बताइए, जब निर्वाचन के लिए स्पष्ट तौर पर नियम है कि सभी प्रत्याशियों को अपनी जानकारियां देना पड़ती है, इतनी बौखलाहट से काम नहीं चलता है। ये आपको उम्मीदवार चयन के समय सोचना चाहिए था कि ऐसे अपराधियों को उम्मीदवार देते हैं जो अपराध छुपाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी हुआ है वो नियम के अनुसार हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपने जो भी कानूनी प्रावधान है उन पर भी चल के देख ले। कानून सभी जगह समान होता है। अजीत जी से जवाब लेते हैं। अजीत जी, आप कह रहे हैं कि गांधीवादी नारी थी, तो फिर गांधीवादी नारी ने अपराध क्यों छिपाया? ठीक है, अजीत जी से जवाब लेते हैं। ठीक है, अजय जी सुन लीजिए। अजीत जी, मेरी बात सुनिए, क्या प्रकरण है अभी? अजय यादव जी से पूछ लो, इनको भी नहीं पता होगा। बता दो क्या प्रकरण है मीनाक्षी? अरे अजीत जी, प्रकरण में सजा का मामला नहीं है। मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है। स्पष्ट तौर पे निर्वाचन का नियम है कि कोई भी आपराधिक प्रकरण अगर किसी भी उम्मीदवार के ऊपर है तो वो अपराध बड़ा हो या छोटा हो, उसकी जानकारी देना बंधनकारी है। अगर वो अपराध हो जाएगा तब तो चुनाव वैसे भी नहीं लड़ पाएंगे। आपको इतना भी पता नहीं है अजीत जी? पर्सनल कमेंट से बचना चाहिए। ठीक है, नियम का सवाल है। अजीत जी पर्सनल कमेंट से बचना चाहिए। अजय जी एक बार अजीत जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आ रहा हूँ आपके पास में। अजीत जी, देखो ये इंटरप्ट करते हैं इसलिए कमेंट करना पड़ेगा। अरे आप ही पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना नियम क्या है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इतनी जोर से नहीं चिल्लाएगा जितनी ये आयातित चिल्लाते हैं। ये जिन लोगों को क्या है, एक फोबिया है कि हम जितनी जोर से बुलाएंगे कांग्रेस की बुराई करेंगे उतना हमें भारतीय जनता पार्टी कुछ दे देगी। अजीत जी, लेकिन इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है जब तीसरी सीट को लेकर के हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं? आप अपने विधायकों को कर्नाटक भेज रहे हैं, लेकिन नामांकन में आपके पास में वकीलों की इतनी सारी फौज है, तो क्या किसी ने सुझाया नहीं क्या कि इतनी छोटी बारीकी गलती भी नहीं करनी चाहिए? अरे आप जब किसी चीज को आपने मानस बना लिया, आपके पास विधायक नहीं थे, वोट नहीं थे, आपने उसके बाद तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया, आपने जानबूझ के उस फार्म में स्कूटनी निकाली, आपत्ति दर्ज कराई, एक नोटिस के आधार पर देखिएगा, एक नोटिस के आधार। अरे यार ये जानकारी क्यों छुपाई मेरे भाई यार? अरे ये बीच में तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है अजीत जी, छोटा सा ठीक है, ठीक है अजय जी, वो पूछ रहे हैं कि आपने जानकारी क्यों नहीं दी। अजीत जी दे दीजिए, ठीक है, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या कुछ नहीं देंगे ये भाजपा कुछ नहीं देंगे, तो और जोर से चिल्लाना कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रवक्ता ही बन गए, यही बहुत है। अरे आप तो वो भी नहीं बन पाओगे। अजीत जी पर्सनल कमेंट नहीं कर रहे सर, बार-बार आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं पर्सनल कमेंट किसी को मत कीजिए प्लीज। आप दोनों ही अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हुए हैं। नियम कायदों का पालन करते हो। ठीक है अजीत जी, सवाल सीधा सा है। अजय जी ये पूछ रहे हैं कि नामांकन में आखिर जानकारी क्यों छिपाई थी? अरे भाई, छुपाई जानकारी कोई FIR है क्या? एक नोटिस है, आप देखिए तो वो नोटिस पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने है, कोई FIR नहीं है। जानकारी छुपाने का क्या प्रावधान है? अब पर ये है कि भाई विधानसभा सचिवालय जेब में है, सब कुछ जेब में है,
बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक प्राइवेट केस में इन्हें आरोपी बनाया गया है और आरोपी के तहत सूचीबद्ध है। आरोपी के तौर पे मीनाक्षी नटराजन सूचीबद्ध है उस मामले में। ये एक प्राइवेट अजय जी क्या है पूरा मामला? ठीक है अजीत जी आपको पूछे थे एक बार, अजय जी से समझ लेते हैं। अजय जी पूरा मामला क्या है आप बता दीजिए। स्पष्ट तौर पे तेलंगाना में एक प्राइवेट केस में मीनाक्षी नटराजन को आरोपी बनाया गया है और ये उसमें आरोपी है। आप फिर उल्टी बात कर रहे हैं। ये मामला इसका नहीं, हम इन्हें सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि आपको अपने अपराधों की जानकारी देना है। ये अपराध सिद्ध होने का सवाल नहीं है। अजीत जी मुझे लगता है आपको ज्ञान नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो। अजय जी आपसे ये पूछे कि आखिर मामला क्या है, मामला तो बताइए। यदि उनका नाम भी था तो किस मामले में था? नहीं कि अपराध बड़ा है कि छोटा है, विषय ये है कि अपराध क्यों छुपाया गया। अजय जी लेकिन अपराध क्या है तो बताएंगे ना आप। छुपा के आया करिए। ये विषय है केवल अपराध छुपाने का। ये अपराध के बड़े या छोटे होने का सवाल नहीं है। ये अरे काय का नोटिस मैंने आरोपी बनाया गया है, न्यायालय ने आरोपी बनाया है। कैसा नोटिस है? अरे आरोपी बनाया है, आरोपी बनाया। आपकी झूठ बोलने से सत्य नहीं बदलेंगे। यही झूठ आप न्यायालय में लेके चले जाना। अगर न्यायालय मान ले तो हम भी समझ जाएंगे। न्यायालय में तो जाएंगे ना आप लोग। न्यायालय में तो जब जाएंगे। ठीक है अजीत जी यदि केवल एक नोटिस है, आपराधिक मुकदमा नहीं था, तो फिर क्यों नहीं रिटर्निंग ऑफिसर को समझा पाए आप? क्योंकि आपके भी तो कई सारे नेता अंदर पहुंचे रहते हैं। इनकी जेब में है भाजपा की रिटर्निंग ऑफिसर। जब मुख्य चुनाव आयोग इनकी जेब में है तो ये विधानसभा सचिवालय की इनकी जेब में नहीं होगा। तो वो करवाएंगे। बात कर रहे हो आप। देश संविधान से चलता है बाबा साहब के। आपकी मनमर्जी से देश नहीं चलेगा। पहले आपकी मनमर्जी से देश नहीं चलेगा। घोषित कर देते हैं तो ये कहाँ वो है? ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो जब इनकी जेब में है तो ये तो विधानसभा सचिवालय है। ये देखिए संवैधानिक संस्थानों पे आरोप लगा रहे हैं, संवैधानिक संस्थानों पे आरोप लगा रहे हैं। संवैधानिक नहीं, सब संवैधानिक खत्म हो गए। कांग्रेस के समय हुआ करती थी संवैधानिक। तो अजीत जी यदि आपको ये मालूम है, ठीक है अजीत जी यदि आपको मालूम है कि सारे संस्था भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को ये तो ध्यान रखना चाहिए था कि छोटी सी भी चूक ना हो जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। फिर क्यों चूक हुई? सर कोई नोटिस किसी को इशू होता है तो क्या फॉर्म का प्रावधान है? आपने देखा है फॉर्म निर्वाचन के लिए जब सबमिट किया जाता है? ये मैंने देखा है, मैंने फॉर्म को भरवाया है दूसरे एमएलए और उनके समय। सीधा सीधा है कि आप पे आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उसकी आप जानकारी दीजिए। किसी आपराधिक प्रकरण में आप बरी हो गए हैं उसकी आप जानकारी लगाइए। बरी हो गए तो कोर्ट का आदेश लगाइए। अजीत जी मुझे एक बात बताइए, अगर प्राइवेट केस में इन्हें आरोपी बनाया है और न्यायालय ने उसका नोटिस तलब कर लिया है, मुझे बता दीजिए तो ये आपराधिक प्रकरण नहीं हुआ है। आप मुझसे बेवकूफीपूर्ण बात मत करिए। ये बेवकूफीपूर्ण बात कांग्रेस में करना, ये इस तरह की बातों से अजीत जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है आप, आपसे उम्मीद यही करता हूँ। पर्सनल कमेंट से बचना चाहिए सर। बात कर रहे हो हमारे ऊपर बौखलाने से अच्छा अपनी पार्टी में आप अवलोकन करते हैं। मेरी बात तो पार्टी में आप अवलोकन करते हैं। अजय जी ये फैसला अजय जी ने नहीं लिया है ना। अजय जी ने तो जाके रिटर्निंग ऑफिसर से नहीं कहा कि इस तरह का फैसला लीजिए, तो आप अजय जी पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? पार्टी में करना चाहिए, दूसरों के ऊपर अपना निकाल रहे हैं बौखलाहट। ये होता है बौखलाहट तो जब लोकतंत्र की हत्या करोगे आप यहाँ मीडिया पे निकाल रहे हैं। आपकी मुझे बताइए छोटी सी चीज होती है अजीत जी, आपकी पार्टी ने डमी उम्मीदवार तक का फॉर्म नहीं भरवाया यार। आपकी पार्टी ने डमी उम्मीदवार तक का फॉर्म नहीं भरवाया, नहीं तो आमतौर पर प्रत्याशी के साथ डमी फॉर्म भरवाया जाता है। तो आप उसके बाद दूसरों पे बौखलाहट निकलवा रहे हो। दिक्कत नहीं है, ये तो आपकी गलती है। अरे चाय का फॉर्म नहीं अजय जी देखिए बहुत ठीक है जानकारी है नहीं। अजीत जी बहुत अहम बात ये कह रहे हैं अजय जी, एक डमी कैंडिडेट यदि आपका होता तो अभी नामांकन रद्द होने की स्थिति में आप उसको सपोर्ट तो कर सकते थे। ये कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए अपनी गलतियों के लिए। कम से कम थोड़ी आज तक राज्यसभा में कहीं पे भी हुआ है नैतिकता को इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या विधानसभा लोकसभा में तो करती अरे अजीत जी डमी तक तो भरवा नहीं पाए आप लोग। इतनी नींद में हो, इतनी नींद में हो। ठीक है अजीत जी ये जानकारी कहाँ से लगी होगी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में? आप कह रहे हैं कि मीडिया में है, सारी जगहों पे ये जानकारी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि प्राइवेट केस भी था इसका उल्लेख तो करना चाहिए था। सरकार भी कांग्रेस पार्टी की है, जहाँ कहीं प्रकरण है वो सरकार भी कांग्रेस पार्टी की है तेलंगाना में।
ठीक है अजीत जी, अजय जी, आप दोनों को ही रोक रहा, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको देते हैं। बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी जाने वाली है, ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जैसे ही विधानसभा से कांग्रेस के नेता निकले थे, उन्होंने ये कहा था कि नामांकन रद्द करने के फैसले को वो चुनौती देने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है और अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, यह भी स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि अब होगा, लेकिन देखिए उससे पहले सबसे बड़ी खबर यह है कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है और अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। हमारे साथ में हमारे दोनों मेहमान लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सीधा चलते हैं अजीत जी के पास में। अजीत जी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, क्या लगता है राहत मिलेगी वहां से? देखिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए राहत। जब यहाँ पे अन्याय हुआ तो न्याय तो सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। ये जो और बिना कोई आधार के इसको निरस्त किया गया, एक नोटिस पे किसी प्राइवेट किसी ने आप इस्तिगासा किया, उस इस्तिगासे के आधार पे एक नोटिस जारी हुआ अपना पक्ष रखने के लिए। ना तो कोई वारंट है, ना कुछ है, ना आपराधिक FIR है, कुछ नहीं है। एक नोटिस जारी हो, उस नोटिस के आधार पे साहब इनने वो कर दी। अरे प्रकरण ही दर्ज नहीं है, FIR ही नहीं है। आप इन लोगों से पूछ लो FIR की कॉपी कहाँ है? FIR की कॉपी ही नहीं है। वो नोटिस के आधार पे इन्होंने इस फार्म को निरस्त किया है। तो वो भी नोटिस क्या, किसी ने फाइनेंशियल उसका आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया, आवेदन लगाया है कोर्ट में, न्यायालय। अजीत जी, अभी जब अजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे तो वो भी ये कह रहे थे कि प्राइवेट केस है, लेकिन उनकी तरफ से भी पूरी तरह से जानकारी ये नहीं दी गई कि आखिर प्राइवेट केस भी है तो मामला क्या है। ये लोग भाजपाई मूर्ख हैं, इन लोगों को जानकारी रहती नहीं है। ये लोग चिल्लाते ज्यादा है, और खास तौर से वो लोग जो कम से कम कांग्रेस से अभी नए वो है ना, वो कहावत है कि नया वो मुल्ला ज्यादा प्याज खाता, वही हालत इन लोगों की हो रही। इन लोगों को जानकारी है नहीं, ये चिल्लाते ज्यादा है, सुनना चाहते नहीं है। हम बात कर रहे हैं, हम समझाना चाह रहे हैं, हमारी बात को इंटरप्ट कर रहे हैं, ये क्या तरीका है अजीत जी? लेकिन सरप्राइज तो आप लोग भी हुए होंगे ना, क्योंकि इस बात की कल्पना तो आप लोगों ने भी नहीं की होगी कि स्क्रूटनी के दौरान इस तरह का सवाल उठाया जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, अभी कल के दिन तो फार्म इस बात से निरस्त हो जाएगा कि भैया नीली स्याही से क्यों भरा, काली से क्यों नहीं भरा, आपने हरी से दस्तखत क्यों कर दिए, पीले से क्यों नहीं करे, ये सब। अब ये तो कोई तरीका है क्या? जब रजिस्टर्ड फार्म पे FIR पे की जानकारी देना है, मैंने आपको बता दिया कि भाई कितने प्रकरण दर्ज हुए, किसमें बरी हुए आप किसी में या सजा हुई है तो आप उसका आदेश लगाइए अदालत। अजीत जी, सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, पूरी फौज है आपकी, क्या लगता है मदद मिलेगी कुछ? बिल्कुल, निश्चित रूप से मिलना चाहिए मदद। मैं तो कह रहा हूँ पूरे चुनावी प्रक्रिया को रोकना चाहिए जब तक इस पे फैसला नहीं हो। पूरी राज्यसभा की मध्य प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, और जब तक न्यायालय, इसका उच्चतम न्यायालय जब इसका फैसला ना करे तब तक। अजीत जी, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस विमान से कांग्रेस के सभी विधायक कर्नाटक जाने वाले थे, विमान को 5 घंटे तक उड़ने की परमिशन नहीं दी। क्या ये मतलब कितना हल्कापन है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का? आप बताइए ना मेरे को। अजीत जी, लेकिन अगर 2 घंटे और परमिशन नहीं मिली होती तो ये तो अच्छा हो जाता। अभी विमान को वापस बुलाया जा रहा है, यदि 2 घंटे लेट से परमिशन और मिल जाता। ठीक है, वो बुलाना ना बुलाना आगे की प्रक्रिया है, पर इस तरीके से किसी को जानकारी नहीं दी ना कि इतनी हल्के स्तर पर उतर के आ जाएंगे ये लोग। इतने हल्के, मतलब पता था कि भारतीय जनता पार्टी हल्के स्तर पर उतरेगी, पर इतना हल्का स्तर होगा कि विधानसभा सचिवालय को ही जेब में रख लिया जाएगा। जिस तरीके से आज तक प्रश्न नहीं लग रहे हैं, 10-10 दिन के 4-4 दिन के विधानसभा सत्र हो रहे हैं, तो इस तरीके से इनका दुरुपयोग होगा ये तो किसी को पता ही नहीं। तो अजीत जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, यदि वाकई में इस तरह से अलग अलग संस्थानों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है विपक्ष को हराने के लिए, दबाने के लिए, तो फिर किस तरह से आपका कोई भी उम्मीदवार जीतेगा राज्यसभा में, विधानसभा में या लोकसभा में? देखिए ना भैया, SIR के माध्यम से ये लोग, इनने कैलकुलेट किया बंगाल में कि TMC किन किन जगहों पे कितने वोटों से जीती, वहां पे उन्होंने उतने वोट निरस्त करा दिए, किन किन पोलिंगों पे TMC। बिल्कुल अजीत जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मनोज राठौर जी भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से। मनोज जी, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर?
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है इस समय जश्न के माहौल की जो बात है वो चल रही, यानी जश्न की पूरी तैयारी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुँचना शुरू हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं कि हाथों में गुलदस्ते हैं, फूलों की माला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले बीजेपी कार्यालय में जब थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे तो प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद अंदर मीडिया से बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार के दबाव में ये फैसला हुआ है। ये आरोप जो है वो विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप माहौल देखेंगे कि कांग्रेस के नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर पहुँचने वाले। यही कारण है कि सुरक्षाकर्मी उनके यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपना तीसरा कैंडिडेट जो उतारा था वो निर्विरोध जो है वो चुना जाएगा, यानी 3 कैंडिडेट राज्यसभा जाने वाले हैं। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, इनके पास जो संख्या बल था वो पर्याप्त था, लेकिन अब जो है तीसरा जिसके लिए लगातार सियासी उठापटक चल रही थी उसमें जो महेश केवट थे उनको जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब निर्विरोध वो भी चुने जाएंगे, क्योंकि नामांकन रद्द हो चुका है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ये यहाँ पे जो हलचल है वो बताती है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने का इंतजार है। जो तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले माल्यार्पण किया जाएगा, तो नेताओं के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो है सभी को यहाँ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि कारकेट यहाँ पर आने वाला है। बीजेपी के नेताओं से भी बात कर लेते हैं। आज जो है एक कहे कि कांग्रेस जिस तरीके से बाड़ेबंदी कर रही थी वो अपनी जगह थी, लेकिन दूसरा एक नया समीकरण सामने आया। आपका तीसरा कैंडिडेट निर्विरोध चुना जाएगा? बिल्कुल चुना जाएगा, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है। विधायक का फॉर्म हो, सांसद का फॉर्म हो, विधिवत होता, कॉलम दिए गए हैं। इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद आप आपराधिक प्रकरण छुपा रहे हो, वो भी तेलंगाना में, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जानकारियां, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इनकम टैक्स कितना भरते हो, सांसद मनोज जी आप बातचीत करते रहिएगा। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। तनुज जी, अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है और साथ ही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नामांकन में उन्होंने नोटिस का जिक्र नहीं किया था क्योंकि वो एफआईआर नहीं है। क्या वाकई में जो नामांकन फॉर्म होता है उसमें हर तरह के अपराध का जिक्र करना होता है, चाहे वो नोटिस हो या एफआईआर हो? और यदि अब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी जा रही है, क्या कोई राहत मिल सकती है? ये बिल्कुल इसमें जरूरी होता है। कोई भी क्रिमिनल अपराध अगर होते हैं तो उसके जानकारी सार्वजनिक करना किसी भी चुनाव में बेहद आवश्यक प्रक्रिया का हिस्सा है। और साथ ही साथ हम बात करें तो देखिए, चुनाव प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू होने के बाद में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप करने से थोड़ा सा बचता है। और कई मामलों में हमने देखा है कि चुनाव पूरा होने के बाद में चुनाव याचिका, जिसे कि हम इलेक्शन पिटीशन कहते हैं, उसका रास्ता ज्यादा अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसलिए कांग्रेस को पहले तो ये देखना होगा कि ये मामला जो है वो असाधारण प्रकृति का है। यानी सवाल ये है कि क्या नामांकन रद्द होने की जो प्रक्रिया है वो कानून और प्राकृतिक जो न्याय है उसके अनुरूप हुई है या नहीं हुई है, और यदि तथ्य वास्तव में छिपाए गए हैं तो फिर क्या ये कार्रवाई उचित है। लेकिन केवल तकनीकी त्रुटि है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी भागीदारी के अधिकार पर गंभीर प्रश्न खड़े कर सकती है। जी। और तनुज जी, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी जा ही रही है, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो एफआईआर नहीं है इसलिए उसका जिक्र नहीं किया गया। ओपन फॉर्म में हर जगह पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे ये उपलब्ध है, वो डेटा, वो जानकारी। लेकिन सवाल तो यही है कि मीनाक्षी नटराजन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और यदि सुप्रीम कोर्ट अब कांग्रेस पार्टी जा भी रही है तो फैसला सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर कितने समय में लिया जा सकता है, कितने समय में सुनवाई की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हमने इस तरीके के कई सारे मामले पहले भी देखे हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और उम्मीदवार द्वारा आपराधिक प्रकरण की जानकारी को छिपाना एक गंभीर तथ्य माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय में उम्मीदवारों को पूर्ण प्रकटीकरण तो लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त माना है, और ऐसे में कोई भी जानकारी को छुपाना, किसी भी रूप में उसको दस्तावेजों को नहीं बताना, कोई भी जानकारी नहीं देना, पूर्ण रूप से गैर कानूनी रूप से देखा जाता है। जी।
तो तनुज जी, यदि मैं आपकी बात को समझूं तो जाहिर तौर पे कोई राहत फिलहाल मिलते हुए नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया तनुज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही हमारे सहयोगी मनोज राठौड़ भी तस्वीरें दिखा रहे हैं भाजपा कार्यालय से। मनोज जी, क्या अपडेट? और ये तस्वीरें दिखा रहे, देखिए बीजेपी कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीर आपको बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए। और देखिए राज्यसभा की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। ऐसे में सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? भाजपा कार्यालय से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए, क्योंकि तीसरी सीट जहां पर सबसे ज्यादा पेच फंसी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी से महेश केवट ने नामांकन दाखिल किया था और कांग्रेस पार्टी की मीनाक्षी नटराजन ने भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द हो गया है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के खातों में तीनों सीटें जा रही है, ये अब तय हो गया है। और अब ऐसे में प्रदेश कार्यालय में खूब जश्न का माहौल नजर आ रहा है। सभी नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रदेश के मुखिया यहां पर पहुंचे हुए हैं और जोश और उत्साह आपको हर एक चेहरे पे नजर आ रहा है, क्योंकि खिलता हुआ हर एक चेहरा है। हंसते मुस्कुराते आपको नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए तीसरी सीट को लेकर सबसे ज्यादा जद्दोजहद दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही थी। कांग्रेस पार्टी जहां अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रूटनी के दौरान में सबसे अहम मुद्दे को छेड़ा। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि मीनाक्षी नटराजन ने पूरी जानकारी नहीं दी है। मीनाक्षी नटराजन के नाम पर अपराध दर्ज है, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया था नामांकन फॉर्म में। और इसी पूरे मामले को लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी में जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है। और देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी कार्यकर्ता पहुंचे हुए। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंच गए। उनका स्वागत करने के लिए प्रदेश कार्यालय में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीर आपको बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको सभी नेता नजर आ रहे हैं, सभी कार्यकर्ता आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर देखिए किस तरह से जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंच गए। उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। और देखिए जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर किसी का चेहरा खिला हुआ है, क्योंकि तीनों ही सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के पास में चली गई है। महेश केवट की सीट सबसे ज्यादा उलझनों में थी, क्योंकि इसी सीट पर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के पास में पर्याप्त विधायक नहीं थे, 8 वोटों की जरूरत थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं थी, यानी कि 8 विधायक कम थे। इसके बावजूद क्योंकि मीनाक्षी नटराजन ने जानकारी पूरी नहीं दी थी, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जीत का माहौल किस तरह से देखिए जश्न में बदला है और जश्न यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मनाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, साथ ही प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें आपको बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही देखिए सुरक्षाकर्मी, जाहिर है अंदर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हैं, ऐसे में जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और थोड़ी देर में जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी आने लग जाएगी, लेकिन उससे पहले देखिए चर्चाएं भी यहां पर नेताओं के बीच में हो रही है, क्योंकि जाहिर है कि तीसरी सीट जो सबसे ज्यादा अहम थी, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कोशिशें खूब की थी, अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने की तैयारी कर रही थी, विमान से उन्हें रवाना भी कर दिया था, लेकिन उनका विमान इससे पहले कि कर्नाटक पहुंचता एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है और तीनों ही सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। उसके बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है और बीजेपी की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर ने यह बड़ा फैसला लिया है। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। पर्यवेक्षक ने कारण बताओ नोटिस जारी कर
उनसे जवाब भी मांगा था। और इधर अब कांग्रेस पार्टी हालांकि आरोप जरूर लगा रही है, तरह तरह के हमले कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर आपको अभी की दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ वो नोटिस जिसको लेकर के सवाल उठे और उसके बाद जब रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया नामांकन रद्द करने का, तो किस तरह से जश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के भीतर मनाया है। ये दोनों ही तस्वीरें बता रही है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि कल्पना से ये बड़ी है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के पास में सीट चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर सता रहा था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये तस्वीरें जहां पर नामांकन में एक छोटी सी चूक कांग्रेस पार्टी को कितना महंगा पड़ा है। और हमारे साथ में तनुज दीक्षित जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। तनुज जी, सुप्रीम कोर्ट में अब यह पूरा मामला गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बहुत बड़ी ये जीत, और खासतौर पे अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के जाने के बाद में आगे क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है? और ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पे जश्न का माहौल आपको नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर देखिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव अंदर मौजूद हैं। और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है, और इस जीत की सीधी तस्वीर आपको बीएस टीवी पर दिखा रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को तीसरी सीट भी मिल गई है, यानी कि अब निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी से महेश केवट चुने जाने वाले हैं।